नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं टमाटर के बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में कि ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये क्यों नहीं रुकता है। क्योंकि हम दवाइयाँ डालते हैं फिर भी ये नहीं रुकता, इसके क्या कारण होते हैं और साथ ही साथ ये किस स्टेज में पहुंच जाने के बाद हमें नहीं रोका जा सकता है और किस स्टेज तक हमें इसे रोक सकते हैं। साथ ही साथ ये कब आता है और ये आने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं और ये अधिक से अधिक हमारी फसल को क्यों नष्ट कर देता है और बहुत ही कम समय में। ये सभी विषयों पर आप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट एक्चुअल में है क्या। ये एक प्रकार का ब्लाइट है, यानी जैसे हमारा झुलसा लगता है वैसे ही ये हमारा जीवाणु झुलसा होता है। क्योंकि वहाँ पर वो फंगस होते हैं, वहाँ पर फफूंद झुलसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जीवाणु झुलसा होता है। यहाँ पर इसे अंगमारी भी हम एक हिसाब से बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अंगमारी इसमें आती है ये पूरा नीचे से ऊपर तक होता है, यानी इसका जो फैलाव होता है वो नीचे से ऊपर की ओर तक होता है। सबसे पहले अगर इसके कुछ छोटे छोटे अगर हम सिम्टम्सों की बात करते हैं तो छोटे छोटे सिम्टम्स सबसे निचली पत्तियों पर आते हैं। शायद वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बता पाते हैं कि ये एक्चुअल में बैक्टीरियल ब्लाइट ही है। क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर फर्टिलाइज़र जो हमारे खेत में पड़ने चाहिए उनकी कमियों को भी निचली पत्तियाँ भी दर्शाती हैं। और टमाटर की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही संवेदनशील फसल भी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक चीज़ें भी इसकी कमी या ज़्यादा को दर्शाता रहता है। तो जिस कारण हमें पहचानने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पर जो इसका एक्चुअल में जो निशान होते हैं वो यही होते हैं कि जो निचली पत्तियां आती हैं शुरुआत में ही तो वो जली हुई होती हैं, यानी उनमें ऐसा लगता है एकदम सूखी हुई पत्तियां होती हैं और वो एकाएक ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। और इसमें सबसे जो मेन बात होती है इनके सिम्टम्स की, अगर हम पत्तियों पर बात करते हैं तो एकदम हल्के हल्के धब्बे बीच में पड़ते हैं वो गोल से। ये सबसे प्रमुख इसका एक लक्षण होता है, जिसके कारण हम बहुत हद हद तक अगर हम बात करते हैं तो इसकी जानकारी हम ले सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में वही है। वही से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तब शायद ये रोका जा सकता है। पर वहाँ भी कुछ दिक्कतें होती हैं ना समझने की या फिर ना जानकारी में ना आने की। तो अगर हम और आगे इसके बढ़ते हैं, लक्षण जो बताए वही होते हैं और अगर ये बढ़ जाता है तब इसके लक्षण अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर देखने को बहुत ही साफ मिल जाते हैं। तो अगर हम इसके बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करते हैं तो ये अगर हम इसको स्टेज वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी स्टेज वाइज अगर हम बात करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4, यानी ये 4 स्टेज तक जाती है। तो एक स्टेज तो यहीं पर होती है कि पत्तियों पर रहती है। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अगर समझा जाए तो वहाँ पर पत्तियों के आधे पौधे के जल जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक रुका रहता है हमारा, उसके बाद ऊपर की क्रियाएं सारी चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं दिखती है। नीचे की स्प्रे या दवाओं के द्वारा हम रोक लेते हैं तो निचले हिस्सा पूरा जला हुआ दिखाई देता है हमें। वो सेकेंड स्टेज हम मान सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि थर्ड स्टेज की अगर हम बात जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर खेत में हमें कहीं 8-10 पौधों का समूह है, 8-10 पौधों का समूह, 8-10 पौधों का समूह, इस तरीके से हमें एकदम जले हुए पौधे मिल जाएंगे। तो ये तीसरे स्टेज की अगर हम मोटा मोटा बात करते हैं तब, ज़्यादा किताबी या ज़्यादा साइंस के ओर ना जा कर के अगर मोटा मोटा अपने ज्ञान के लिए बात करते हैं तब। और फोर्थ स्टेज ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर फसल सुबह एक साइड में दिखी या फिर वो जो हमने 8-10 8-10 8-10 करके जो हमने घेरे देखे थे वो पूरे खेत में फैल जाते हैं। ये स्टेजों में हमने आपको 4 स्टेजों में बताया कि पहला क्या होता है और दूसरे क्या होते हैं, तीसरे क्या होते हैं और चौथे क्या होते हैं। और अगर बात करते हैं कि ये कब आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो इसका जो मेन होता है, तो अगर मेन की बात करते हैं कि
बारिश हो जाएगी, बारिश आने के बाद आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और दूसरा है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने खेत में यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन फर्टिलाइज़र का साइड इफ़ेक्ट या हम बोल सकते हैं अधिकता और जो भी है उसके मटेरियल, वो कुछ हद तक वो भी उत्तरदायी होते हैं इस बैक्टीरियल ब्लाइट को बढ़ावा देने के लिए। और कहीं ना कहीं हम लोग जो स्प्रे दे रहे हैं या फिर अगर हम बात करते हैं कि स्प्रे के साथ साथ हम जो और मटेरियल दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं इस बैक्टीरियल ब्लाइट को बढ़ाने में। क्योंकि जहाँ तक देखा गया है काफ़ी ज़्यादा किसानों ने 2 या 3 स्प्रे मारे, क्योंकि जल्द जल्दी ये बहुत तेज़ जब थर्ड स्टेज में आ जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें समय देता है, तो बहुत से बहुत 1 हफ्ते का, अगर इन 1 हफ्तों में हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं तो ये पूरी फसल ख़राब कर देता है। यहाँ चांसेस कभी कभी 100% भी रहते हैं ये सुधरने के, और कभी कभी क्या होता है इसके सुधरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कम कैसे हो जाते हैं, थोड़ा और अगर हम इसके डीप लक्षणों की बात करते हैं, क्योंकि 1-2 लक्षण जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखे गए हैं वही बता रहे हैं कि जैसे ही बात करते हैं ये लक्षणों की, तो ये फल पर अगर हम लक्षण की देखने की बात करते हैं तो फल लक्षण तभी हमें दिखते हैं जब ये हमारा स्टेज 3 के करीब होता है। यानी अगर हम 2 से 3 के बीच में जब जा रहे होते हैं तब हमें कहीं ना कहीं एक आधे फल पौधे में दिखने को ऐसे मिल जाते हैं जो जहाँ से फल का जुड़ाव होता है वहीं से वो टूट कर गिर जाते हैं या फिर वहाँ पर सफ़ेदपन आ जाता है। और इसके लिए हम दवाइयाँ ऑलरेडी डाल रहे होते हैं फिर भी ये कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ बैक्टीरियल की जो हम बैक्टीरिया मारने के लिए जो दवा यूज़ कर रहे हैं वो हमारी 1 स्टेज में काम करने वाली है या 2 स्टेज में काम करने वाली है, या फिर अगर हम 3 स्टेज या चौथी स्टेज पर डालने वाली अगर हम दवाइयाँ काम कर रहे हैं तब ये हमें रुक जाता है तुरंत। पर एक्चुअल में जो मार्केट में बहुत सारी बैक्टीरियल की जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो काफ़ी हद तक हम इन्हें ये भी देखा है, काफ़ी लोगों ने भी बताया है कि वो सेकेंड स्टेज तक हमारी कंट्रोलिंग रखते हैं, पर थर्ड स्टेज में जैसे ही जाते हैं तो बहुत ही कम प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं जो बैक्टीरियल को रोक सकते हैं। क्योंकि थर्ड और फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि फोर्थ चले जाने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। और थर्ड जैसे ही प्रवेश करने लगता है हमारे सिम्टम्स जैसे पछेती झुलसे में आते हैं, साथ ही साथ डंठल पर आप वो भी सिम्टम्स साथ ही साथ उभरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ फंगस और बैक्टीरियल दोनों का ही कंबाइन हो जाता है, तब इसका फोर्थ स्टेज पकड़ लेता है। वहाँ पर रोकना इसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर वहाँ पर भी अब रोकने के लिए थोड़ा आसान हुआ है। 1-2 प्रैक्टिकल में ऐसा भी मिला है जहाँ रोका जा सकता है बहुत ही आसानी से। खैर उसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे कि कैसे उसे रोका जा सकता है। और अगर इसमें हम बात कर लेते हैं कि कारण हमने आपको बता भी दिए, और फसल तो पूरी जल जाती है वो आप समझते भी हैं, जानते भी हैं, देखा भी है कि कैसे कैसे इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसके थोड़ा और डीप में बात करते हैं तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि पौधा वहाँ उस स्टेज में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे सरवाइव करने के लिए उसके अनुकूल वातावरण ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण से ही ये ज़्यादा अटैच होती हैं। ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा तो वातावरण से अटैच होती है, क्योंकि कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी, ये दिन ही ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों ही, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी, या फिर यही कारण बारिश में भी हो जाता है, क्योंकि बारिश के लास्ट में आता है ये बारिश हो जाती है, तब बारिश रात में नमी ज़्यादा हो गई, दिन में एकदम सूखापन हो गया। और जैसे ही अगर गर्मी में भी बात करते हैं तो गर्मी में क्या होता है, यहाँ गर्मी का तो खैर दूसरा होता है, क्योंकि गर्मी में ये बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये ठंड और बारिश में ये मेन 2 रीज़न होते हैं, क्योंकि इसका जो अनुकूल मौसम होना चाहिए वो मौसम अनुकूल हो ही नहीं पाता है, तो यहाँ पर पौधे को सरवाइव करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। और जैसे ही ये बैक्टीरियल ब्लाइट सेकेंड स्टेज पर पहुँचता है तो ये इसमें जो रसीलापन होता है पौधे के अंदर, ये रसीलापन सूखने लगता है। वहाँ पर आप देखोगे अगर फल को भी छुओगे तो फल बहुत ही टाइट होता है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल की बातें हैं
कि टाइट हो जाते हैं, फल टाइट हो जाएंगे। अगर पौधा आप एक नॉर्मल पौधा अगर आप तोड़ोगे तो उसमें जो टूटेगा वो तो वो एकदम अलग नहीं होगा। पर जब ये सेकंड स्टेज से थर्ड में जाने लगता है, ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड, ये शायद थोड़ा घट बढ़ भी सकता है, तो ये अपने आप लकड़ी की तरह एकदम टूट जाएगा, जैसे सूखी लकड़ी हो इस तरीके से टूटने लगता है। तो यहाँ पर दवाइयाँ भी बहुत ही ना के बराबर काम करती हैं। तो हम केवल इस वीडियो के अंतर्गत सेकेंड स्टेज तक रोकने की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेज में हमने अभी एक प्रैक्टिकल सक्सेस हुआ है, शायद एक दो और हो जाए, उसके बाद हम अपना तीसरा भी शेयर कर देंगे आपके साथ कि तीसरा किस तरीके से तीसरी स्टेज पर हम रोक सकते हैं। यानी जब हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट सेकेंड स्टेज पर हो, यानी नीचे से एक कभी एक का दुक्का खेत के कोने तिकोने या कहीं भी एक दो पौधे तीन पौधे जैसे भी हमें पता चलता है, फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जला हुआ एकदम से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, उस स्टेज में बात करते हैं, क्योंकि पहले ही इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए, तब हम अपनी टमाटर की फसल को बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ टमाटर की फसल में काफ़ी ज़्यादा किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस बार भी अगले वर्ष भी हुआ था, और 3-4 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि किसान इसी के कारण अपनी फसल लगाना भी छोड़ रहे हैं लगभग लगभग। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ज़रा गौर से करेंगे कि हमें कॉपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अगर कॉप्सी ऑक्सीक्लोराइड की जगह पर अगर हम बेसिकली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही मिलता है केवल वो कॉपर नाम से। अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये दो प्रकार के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तीसरा अब तो आ गया है, खैर उसका जिक्र आगे हम करेंगे, होता भी है, पहले से भी था, हो गया नहीं है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और तीसरा एक बैक्टीरियल जो हमें सेकेंड स्टेज तक रोक सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं जो हमें बेसिक दामों पर मिल जाते हैं वो सेकेंड स्टेज तक ही कंट्रोल करते हैं, ये थर्ड में नहीं कंट्रोल करते हैं, क्योंकि थर्ड में जो कंट्रोल करते हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है, जो उनकी फेज़ बनाए जाते हैं वो फेज़ बहुत ही अलग अलग मटेरियल से या अलग अलग बढ़ावों से बनाए जाते हैं। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो हमें इन तीन चीज़ों का ही स्प्रे करना होता है, यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह पर कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन और बैक्टीरिया के जो भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिल जाते हैं, हम इन्हें तीन ही मिला देंगे। ये सेकेंड स्टेज तक रोकेगा, फिर से बता रहे हैं ये सेकेंड तक ही रोकेगा। डोज एक बार फिर से सुन लीजिए, डोज जो होगी ये हमारी 50 ग्राम 15 लीटर पानी की होगी कॉपर हाइड्रोक्साइड की, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आती हैं ये अपनी पैकिंग में ही आती हैं, 15 लीटर पानी के लिए एक पैकिंग डाल दीजिए आप। और बैक्टीरियल जो भी आप ले रहे हैं कम से कम, अगर वो अपने अपने अनुसार है, शायद 30 ml 40 ml 35 ml जो भी उसका डोज हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और जैसे ही तीसरा हमें इसका जो सक्सेस रिज़ल्ट मिलेंगे हम इसको आपके साथ शेयर भी कर देंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।